नमस्कार। आज एमवीटी का इस सेशन में हम लोग जानेंगे माइनिंग का परिचय, इंट्रोडक्टरी माइनिंग। मैं रथिन विश्वास, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग और वीटीओ आरएमडी ट्रेनिंग सेंटर किरीबुरू में घाटाबुरू माइंस के लिए जो ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इस ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में मैं वीटीओ का हिसाब से कर्मरत हूँ। रॉ मटेरियल डिवीजन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का किरीबुरू का इस आरएमडी ट्रेनिंग सेंटर में आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्टरी माइनिंग, खनन का परिचय। माइनिंग में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप जो एमवीटी ट्रेनिंग में आ रहे हैं, इस एमवीटी ट्रेनिंग के अंदर हम लोग बेसिक से जानेंगे। जो बेंसिंग इंक्वायरीज माइंस में जो क्वेरीज में जो बेंस फॉर्मेशन होता है, उस बेंसिंग के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ फेंसिंग है, इस फेंसिंग के ऊपर और फेंसिंग को लेकर के क्या कानूनन गाइडलाइंस है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। और हम लोग माइंस के बारे में, क्यों माइंस में कर रहे हैं हम काम, कैसे है, कब से माइंस है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी हम लोग जानेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे और इंडिया में माइनिंग के जो कानून है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्टरी माइनिंग सेशंस। आइए इसको ध्यान से जानें, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो सारे सेशंस खत्म होने के बाद आपको एक ओरल एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। उस ओरल एग्जाम अपीयर होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। कोई क्वेरीज होने से आप लोग डायरेक्ट हमारा पास आकर के पूछ सकते हैं, हमारा ऑफिस में आकर के बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माइनिंग माइनिंग का जो कंट्रीब्यूशन है सिविलाइजेशंस के, इस कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे देखते हैं। माइनिंग में अगर आप देखेंगे, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, सबसे पहले काम ह्यूमन सिविलाइजेशन में हुआ है एग्रीकल्चर। अगर आप ग्रेटर सेंस में पशुपालन और मछली पकड़ने का भी एग्रीकल्चर है, खेती का पार्ट ले ले, तो उसके बाद सेकेंड जो काम है ह्यूमन जो सिविलाइज्ड हुआ है, इसमें सेकेंड काम जो किया है वो है माइनिंग। अगर आप एग्रीकल्चर और माइनिंग में ये दोनों को देखें तो आपका जो बेसिक ज़रूरतमंद चीज़ है, आपका जो इवन टुडेज मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी आपका जो बेसिक ज़रूरतमंद चीज़ है, ये सारे आइदर एग्रीकल्चर से या माइनिंग ही आपके लिए सप्लाई करते हैं। तो हमारा प्राउड फील होना चाहिए जो हम लोग ऐसे एक प्रोफेशन के साथ जुक्त है, जिस प्रोफेशन में सालों से चल रहा है। हमारा सिविलाइजेशन का बेसिक नीड के लिए, बुनियादी आवश्यकता के लिए हम लोग इसके साथ दे रहा है। तो हम लोग प्राउड फील होना है जो हम लोग इस पेशा पे, इस प्रोफेशन में जुक्त है, जिस प्रोफेशन हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट देते हैं। माइनिंग का अगर इतिहास हम लोग पर्यालोचना करें तो देखा जाए, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ है तब से हम माइनिंग कर रहे हैं। हमारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो प्रस्तर का मूर्तियाँ मिला है, पत्थर का मूर्तियाँ मिला है, कभी उस टाइम पे माइनिंग हुआ करता था, तभी वो पत्थर मिला और उसमें मूर्तियाँ बनाया गया। हमारा सिविलाइजेशंस का, जब से ह्यूमन सिविलाइज्ड हुए तब से माइनिंग पैरेलल हो रहा है। जितना भी कल्चरल एरा है, इस एरा का नाम जो है डिफरेंट मिनरल्स या उसका डेरिवेटिव्स के नाम से ही जाना जाता है। जैसे स्टोन एज या प्रस्तर युग 4000 बीसी से पहले का जो युग है, उसको हम लोग स्टोन एज या प्रस्तर युग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज एज 4000 बीसी से 1500 बीसी, इस पीरियड्स को हम लोग ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। नेक्स्ट आयरन एज 1500 बीसी से लेकर के 1780 या 1780 तक का जो एज है, इसको जाना जाता है आयरन एज के नाम से। उसके बाद जब स्टील यूज ज़्यादा होने लगे, 1780 से लेकर के 1945 साल तक को हम लोग स्टील एज के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियर एज 1945 से लेकर के जब हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया गया, उस पीरियड से लेकर के अभी का पीरियड्स को हम लोग
न्यूक्लियर एज बोलते हैं। ये डिफरेंट एज जो है आप देखेंगे, ये माइनिंग का जो डिफरेंट मिनरल्स है या मिनरल्स का डेरिवेटिव्स है, ब्रॉन्ज या स्टील, इनके नाम के माध्यम से ही इस डिफरेंट एज का नाम किया गया है। तो इसके हम लोगों को पता चलता है कि माइनिंग का जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री सिविलाइजेशन का हिस्ट्री की पैरेलल है। हम लोग अगर माइनिंग का टेक्नोलॉजी में डिफरेंट एडवांसमेंट अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं 4,50,000 BC में फर्स्ट सरफेस माइनिंग जो है इसका एविडेंस मिला है। 40,000 BC में सरफेस माइनिंग से अंडरग्राउंड माइनिंग का प्रोग्रेस हुए स्विट्जरलैंड एंड अफ्रीका में डिफरेंट जगह में ये एविडेंस मिलता है। फायर क्ले पॉट्स जो मिनरल एक्सट्रैक्शंस के लिए यूज होता है, मेटलर्जिस के लिए जो डिफरेंट यूज करते हैं, ये चेकोस्लोविया में 30,000 BC पहले का यूज किया हुआ उसका एविडेंस मिला है। गोल्ड एंड कॉपर नेटिव फॉर्म में 18,000 BC में यूज किया है। यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, हमारा इंडियन सिविलाइजेशंस के अगर हम लोग बात करें, गोल्ड एंड कॉपर इससे भी बहुत पहले यूज है, बट हमारा माइनिंग हिस्ट्री में इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है बोल करके हम लोग यही पढ़ते हैं, यही जानते हैं गोल्ड एंड कॉपर नेटिव फॉर्म में 18,000 BC में यूज है। हमारा रामायण महाभारत में जो गोल्ड एंड गोल्ड का यूज किया गया है, खास करके रामायण में जब सीता मैया अपना ज्वेलरीज जो जटायु के पास रखे हैं, ये एक एविडेंस है। अगर रामायण महाभारत को हम लोग हिस्ट्रिकल एविडेंस नहीं भी माने, कोई तर्क के खातिर में बोले रामायण महाभारत हिस्ट्रिकल किताब नहीं है, ये मैथोलॉजिकल किताब है, धर्म ग्रंथ है हिंदू का, हम लोगों का ये धर्म ग्रंथ है, तो हम ये मान सकते हैं। अगर तर्क खातिर में मान ले ये धर्म ग्रंथ है, इसका हिस्ट्रिकल एविडेंस नहीं है, तब भी इस ग्रंथ को किसी टाइम पे लिखा गया, उस पीरियड में अगर गोल्ड यूज नहीं होता तब ये ग्रंथ नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा इंडिया में गोल्ड यूज जो है ये 18,000 BC से बहुत पहले से गोल्ड यूज है, बट ये हमारे लिए दुख की बात है, हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये नहीं है। इसका कारण है आइदर हमारा पूर्वज ने रिकॉर्डेड हिस्ट्री में लिखे ही नहीं, और डिफरेंट पीरियड में इंडिया में जो फॉरेन लुटेरा द्वारा आक्रमण हुआ था उसमें हमारा जो हिस्ट्री है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का सारे किताब जला दिया गया था, इस टाइप के हमारा हिस्ट्री को बर्न किया गया, हिस्ट्री को डिमोलाइज कर दिया, तो हमारा इंडियन माइनिंग हिस्ट्री नहीं है। आज हम लोग दूसरे जगह में जो माइनिंग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस माइनिंग हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं 18,000 BC में गोल्ड एंड कॉपर नेटिव फॉर्म में पहले यूज होता था। 5,000 BC में जो कॉपर और इजिप्ट में फायर सेट करके रॉक ब्रेक करता था। आज हम लोग रॉक ब्रेक के लिए मेनली ब्लास्टिंग यूज करते हैं या सॉ यूज करते हैं डिफरेंट जगह पे। इस रॉक ब्रेक करने के लिए फायर सेट करके इससे रॉक ब्रेक करता था इजिप्ट में 5,000 BC में। ब्रॉन्ज का यूसेज, ब्रॉन्ज एज जो बोलते हैं, ये हमारा 4,000 BC से चालू हुआ। रिकॉर्डेड माइनिंग जो है ये 3,400 BC में जो इजिप्टियंस एरिया में डिफरेंट जगह में देखा गया। स्मेल्टिंग ऑपरेशंस जो है, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर विद कोल, कोल से कोयला के साथ स्मेल्टिंग करना, ये 3,000 BC में चाइनीज लोग किया है, इसका एविडेंस है। गोल्ड आर्टिक्राफ्ट्स जो है पेरू में, ये गोल्ड आर्टिक्राफ्ट्स 2000 BC का देखा गया, और ग्रीक लोग 1000 BC में स्टिल यूज कर रहे हैं। ये डिफरेंट चीज़ों में माइनिंग का क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अभी का सी में अगर हम देखें तो रोमन माइनिंग इंडस्ट्रीज 100 सी में हुआ। कोल जो है यूज किया रोमन्स के द्वारा 122 में। 1185 ने बिशप लोग जो मिनरल राइट्स देने लगे, जैसे हमारा लीज देते हैं, इस टाइप का लीज देना का सिस्टम 1185 से चालू हुआ। फर्स्ट रिकॉर्डेड माइनिंग न्यू वर्ल्ड में जो है क्यूबिया में 1524 में देखा गया।
लिफ्ट पप यूज करके चेकोस्लोवाकिया में 1550 में यूज हुआ है। माइनिंग में टेक्निकल वर्क जर्मनी में 1556 में यूज हुआ। एक्सप्लोसिव यूज जो यूरोपियन वाइन्स में हंगरी में हुआ है वो 1627 में। दुनिया का पहले माइनिंग का जो स्कूल है चेकोस्लोवाकिया में 1760 में हुआ है। माइंस में जो पंप यूज किया गया वो 1780s में हुआ। जो अंडरग्राउंड माइंस में गैस डिटेक्शन के लिए जो सेफ्टी लैंप है आज बहुत सेफली हम लोग काम कर पाते हैं अंडरग्राउंड माइंस में इस सेफ्टी लैंप के द्वारा। ये सेफ्टी लैंप सर हेनरी डेवी ने 1815 में इन्वेंशन किया और इसके दौरान माइनिंग सेफ्टी में एक रेनेसांस आया। 1867 में डिनामाइट इन्वेंशन किए हैं डॉक्टर अल्फ्रेड बर्नर नोबल। इस दो 1815 एंड 1867 माइनिंग हिस्ट्री का रेनेसांस आप बोल सकते हैं। इस पीरियड में माइनिंग का जैसे सेफ्टी के लिए हमारा डेविस सेफ्टी लैम्प जितना इम्पोर्टेंट है, माइनिंग का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस डिनामाइट एंड लेटर जो डिफरेंट एक्सप्लोसिव्स यूज हो रहा है माइनिंग प्रोडक्शन में एक रेनेसांस लाया है। लार्ज स्केल में हमारा प्रोडक्शन हो पाता है इस टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करने के लिए। एंड इंडिया में अगर हम लोग देखें 1906 में इंडिया का फर्स्ट माइनिंग कॉलेज हुआ है जो बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी शिवपुर था। अभी इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIEST। इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस पीरियड में जो सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के शुरुआत हुआ था 1856 में, उसमें 1906 से माइनिंग पढ़ाना चालू किया। इंडिया में फर्स्ट माइनिंग इंस्टीट्यूट है। एंड आप एक और माइनिंग के जो कंटिन्यूअस माइनर सिस्टम है जैसे कि अब कलकत्ता का जो मेट्रो है, इस मेट्रो में ईस्ट वेस्ट मेट्रो में आप देख रहे हैं वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होकर के एक मशीन कंटिन्यूअस माइनर मशीन जो कट इसमें स्ट्रक्ट किया है, एक्सकवेशन किया है, इस टाइप का मशीन माइनिंग है। फर्स्ट कंटिन्यूअस माइनर जो यूज़ हुआ है 1940 से यूज़ हुआ। ये माइनिंग हिस्ट्री में डिफरेंट इवेंट है जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं माइनिंग का लाइफ जो है, माइंस लाइफ का डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या होता है। सबसे पहले का स्टेज उसके आता है प्रोस्पेक्टिंग, नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन। प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन ये दोनों मिनरल का खोज करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग मिनरल डिपॉजिट्स का आउटपुट होता है एंड एक्सप्लोरेशन के बाद उसको और बॉडी डिफाइन होता है। हर मिनरल जैसे हमारा सारंडा में 700 हिल्स है, इसमें मिनरल हर हिल में थोड़ा सा आयरन और है। दिस द मिनरल डिपॉजिट्स इन सारंडा 700 hills have the mineral deposits। और इसका सारे मिनरल्स जो है ये इकोनॉमिकली और नहीं है, इसके लिए हम लोगों को डिटेल एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज माइनिंग का जो प्रॉपर माइनिंग का आता है वो है डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोइटेशन है मेन माइनिंग। डेवलपमेंट में हम लोग प्रोस्पेक्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग एक्सेस रोड बनाते हैं, पेपर वर्क करते हैं, ये सारे चीज़ डेवलपमेंट में आता है। एक्सप्लोरेशन में मेन माइनिंग एक्टिविटी मेनली हम लोग मिनरल यहाँ से और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर और एक्सट्रैक्शन पोस्ट माइनिंग में हम लोग इसको रिक्लेम करते हैं। ये डिफरेंट माइनिंग का स्टेजेस है। हम लोग हर एक स्टेज के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग में काम क्या है, हम लोग मिनरल या ओर का सर्च करते हैं, हम देख पाते हैं कोई मिनरल है कि नहीं और है कि नहीं, इसके लिए हम लोग सर्चिंग करते हैं प्रोस्पेक्टिंग में। इसमें डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्टली फिजिकल मेथड्स, इनडायरेक्टली जियोफिजिकल जियोकेमिकल मेथड्स, या डिफरेंट मैप लैटिट्यूड ओल्ड माइनिंग का ट्रेसेस देख करके हम लोग देखते हैं। एरियल फोटोग्राफी, एयरबोर्न फिजिक्स, सैटेलाइट सर्वे, ग्राउंड जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, स्पॉट एनामली एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, इस डिफरेंट मेथड्स में इस प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को किया जाता है जिसका अल्टीमेट हम लोग मिलते हैं या मिनरल डिपॉजिट्स है या नहीं है। मिनरल डिपॉजिट्स है तो हमारा प्रोस्पेक्ट्स का रिजल्ट्स होता है। नेक्स्ट स्टेज जो है ये है एक्सप्लोरेशन। इस एक्सप्लोरेशन का जो पर्पस है इसमें हम लोग डिटरमिन करते हैं जो हमारा ओर बॉडी है उसका एक्सटेंट कितना तक है
और ओर बॉडी का वैल्यूएशंस क्या हो सकता है, इसका एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशंस है ओर बॉडी का। इस पर्पस के लिए हम लोग इस एक्सप्लोरेशन स्टेज करते हैं। इसमें प्रोसीड्यूर्स में हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं, ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, इसका ग्रेड या टनेज एस्टिमेट करते हैं, इसका जो डिपॉजिट है उसका वैल्यूएशंस करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेशंस करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज करते हैं। इसके ऊपर हम लोग इसको डिसीजन लेते हैं अबेंडन करना है या डेवलपमेंट में जाना है। नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट, इसका पर्पस है ओर बॉडी जो है ओर बॉडी का ओपनिंग करना। इस ओर बॉडी ओपनिंग करने के लिए हम लोग क्या प्रोसीड्यूर्स करते हैं, माइनिंग राइट लेते हैं, अर्थात हम लोग लीज लेते हैं गवर्नमेंट से। इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो ज़रूरत पड़ता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट, और इसके लिए डिफरेंट जो परमिट्स ज़रूरत है ये सारे ले लेते हैं। हम लोग एक्सेस रोड बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, सरफेस प्लांट एंड अदर्स फैसिलिटीज़ जो ज़रूरत होता है वो करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने से जो सेफ्ट सिंकिंग एंड अदर्स काम जो है ये सारे हम लोग करते हैं। दिस जो वर्क है, ये जो काम है, ये हमारा डेवलपमेंट वर्क में है। नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन है मेन माइनिंग, इसके पर्पज है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और बॉडी और का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है। इसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स चूज करते हैं, कौन सा मेथड माइनिंग होगा डिपेंड करता है इसका जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफ्टी के ऊपर। इसका डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग मेथड्स है जो हम लोग इसके बाद में बात करेंगे, जैसे ओपन पिट माइन, प्लेसर माइनिंग, रूम एंड पिलर, ब्लॉक कैपिंग, डिफरेंट माइनिंग मेथड्स है। इसमें माइनिंग के जो मॉनिटर कॉस्ट इकोनॉमिक पेबैक है, नॉर्मली 3 to 10 ईयर्स माइनिंग का इकोनॉमिक पेबैक पीरियड्स में लगता है। ये सारे चीज़ मेथड्स के बारे में हम लोग थोड़ा लेटर स्टेज में इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे। जब माइनिंग हो जाएगा, हमारा सारे मिनरल एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद नॉन मिनरलाइज जोन को हम लोग रिक्लेम करते हैं, या डिफरेंट एरिया में हमारा वेस्ट जो हम लोग रखते हैं उस एरिया को रिक्लेम करते हैं। रिक्लेमेशन इसका लास्ट स्टेज है माइनिंग लाइफ की, जिसका पर्पस है हमारा साइट को रिस्टोर करने के लिए। इसमें हम लोग जो प्लांट बिल्डिंग्स जो बनाए उसको रिमूवल कर लेते हैं, रिक्लेम वेस्ट डैम एंड टेलिंग डैम्स को करते हैं, और इसका जो डिस्चार्ज है उन सबको मॉनिटर करते हैं। माइनिंग का यूनिट ऑपरेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें प्रोडक्शन साइकिल एंड ऑक्सिलरी ऑपरेशन। प्रोडक्शन साइकिल में आता है हमारा रॉक ब्रेक, जिसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग आता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे किसी जगह सॉफ्ट स्ट्रेटा होने से डिफरेंट कोल कटिंग मशीन या कंटिन्यूस माइनर्स कटिंग मशीन से भी यूज़ होता है। मिनरल जो लोडिंग हैंडलिंग, इसमें जो ट्रांसपोर्टिंग है, इसमें लोडिंग एक्सकवेशन, हॉलिंग एंड होस्टिंग, ये सारे जो है माइनिंग का यूनिट ऑपरेशंस में आता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे माइनिंग का मेथड्स। माइनिंग मेथड्स ब्रॉडर सेंस में अगर हम लोग डिवाइड करें तो सरफेस माइनिंग मेथड और अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स दो मेजर कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सरफेस माइनिंग मेथड्स को हम लोग मैकेनिकल एंड एक्वास, पानी या कोई लिक्विड से जो माइनिंग होता है उसको एक्वास बोलेंगे। इस दो मेजर में डिफरेंट एरिया में हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस में ओपन पीट, क्वेरी, ओपन कास्ट एंड ऑगर माइनिंग आएगा। एंड एक्वास माइनिंग में प्लेसर माइनिंग एंड सॉल्यूशन माइनिंग, प्लेसर माइनिंग में ड्रैगिंग, हाइड्रोलिकिंग, ये सारे प्लेसर माइनिंग का मेथड्स है। सॉल्यूशन में बोरहोल माइनिंग एंड लीचिंग में आ जाएगा। अंडरग्राउंड माइंस में बेस्ड ऑन सपोर्ट हम लोग अनसपोर्टेड, सपोर्टेड एंड केविंग, तीन डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अनसपोर्टेड अर्थात जिसमें हम लोग बहुत कम सपोर्ट यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते हैं। सपोर्टेड जिसमें आर्टिफिशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। केविंग जिसमें इनिशियली आर्टिफिशियल सपोर्ट कम यूज़ होता है या नहीं होता है, बाद में उसी का स्टार्टा केप करके उसका सपोर्ट बन जाता है। हम लोग इसमें डिटेल्स देखें। ओपन पिट माइनिंग, हमारा किरीबुरु मेघाताबुरु माइंस जो है ये ओपन पिट माइंस है। इस तरीका बेंस फॉर्मेशंस होकर के यहाँ पे माइंस होता है। तो ये जो है डिफरेंट हॉरिजॉन्टल बेंस फॉर्मेशन होता है। हमारा दोनों माइंस जो किरीबुरु मेघाताबुरु माइंस है ये ओपन पिट माइनिंग कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट जानेंगे क्वेरी, जो स्टोन माइंस है। नॉर्मली इस टाइप का माइंस को हम लोग क्वेरी का हिसाब से जानेंगे। इसका ज़्यादा बेंस स्टिफ होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ओपन कास्ट माइनिंग,
इसमें कास्टिंग किया जाता है। जैसे ये ड्रग लाइन यूज है, इस टाइप का माइनिंग को हम लोग कास्ट माइनिंग बोलेंगे। बट इंडियन लीगल फॉर्मेशन में आप देखेंगे कास्ट माइनिंग एंड पीट माइनिंग में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। लीगल फॉर्मेशन में आपको कास्ट माइनिंग ही मिलेगा। ओपन कास्ट रेगुलेशन, ओपन कास्ट रूल, ओपन कास्ट सर्टिफिकेट, सारे जगह में जहाँ पीट है वहाँ पे भी कास्टिंग बोला जाएगा। तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है पीट माइनिंग एंड कास्ट माइनिंग में। अगर माइनिंग इस टाइप का माइनिंग में मशीन्स कोल एंड अदर सब मिनरल जो है उसको रिकवर करने के लिए मशीन अंडरग्राउंड में चला जाता है, बट ह्यूमन एक्सपोजर अंडरग्राउंड में नहीं है बोल करके इस टाइप का माइनिंग मेथड्स को हम लोग सरफेस माइनिंग मेथड्स के अंदर ले लेते हैं। प्लेसर माइनिंग, प्लेसर माइनिंग जो है ये स्टिमेटेड जैसे एलुवियल डिपॉजिट्स टाइप्स के लिए इस टाइप का माइनिंग यूज होता है। इसमें प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, जेमस्टोन्स, इस टाइप का मेटल्स के लिए ये माइनिंग यूज होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड सॉल्यूशंस में जा रहे हैं, तो प्रीसियस मेटल से गोल्ड या जेमस्टोन्स अगर होगा तो यहाँ पे ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, बाकी वाटर यहाँ से पास हो जाता है। इस टाइप का इस माइनिंग में हम लोग रिकवर करते हैं मिनरल्स को। सॉल्यूशन माइनिंग, इस टाइप का माइनिंग में नॉर्मली कुछ सॉल्यूशंस यूज़ किया जाता है, जैसे सरफेस लीसिंग या बोर इन बोर इन सिटू लीसिंग, जैसे बोरहोल माइनिंग। इस टाइप में क्या किया जाता है, कुछ सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है जिसमें दूसरा जगह से पंप को ये रिकवर वेल से रिकवर किया जाता है, जो इस सॉल्यूशन से इस मिनरल्स रिसिंग सॉल्यूशंस बन जाता है जिसमें हम लोग रिकवर कर पाते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में अनसपोर्टेड माइंस, यहाँ पे बहुत कम या सपोर्ट दिया जाता है या कभी नहीं दिया जाता है। रूम एंड पिलर माइनिंग, स्टॉप एंड पिलर माइनिंग, सिंकेज स्टॉपिंग, सब लेवल स्टॉपिंग, इस टाइप का माइनिंग मेथड्स की एग्जांपल्स है। सपोर्टेड माइनिंग, कट एंड फिल, स्टल स्टॉपिंग, स्क्वायर सेट स्टॉपिंग, इस टाइप का माइनिंग मेथड्स है। इसमें आर्टिफिशियल सपोर्ट्स ज़्यादा दिया जाता है। केविंग मेथड्स, इसमें लॉन्ग हॉल केविंग, सब लेवल केविंग, ब्लॉक केविंग, लॉन्ग हॉल माइनिंग एंड सब लेवल केविंग, ब्लॉक केविंग, ये इस टाइप का माइनिंग मेथड्स है। ओपन पिट में बेंसिंग जो है ये आप देख सकते हैं। ओपन पिट माइंस का हमारा किरीबुरु माइंस की बेंस फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे मैक्सिमम किरीबुरु माइंस में 10 मीटर्स का बेंस है। ये बेंस 10 मीटर है, ये डिपेंड करता है। इसके लिए रेगुलेशन 1062 बी के अंडर हम लोग स्पेशल परमिशन लिया हुआ है। हमारा जो एक्सकवेटर है, इस एक्सकवेटर का जो बूम रिस है उसका मैक्सिमम बूम रिस से कम होना चाहिए बेंच हाइट। इस टाइप का हम लोगों को बेंच फॉर्मेशन करके अब ओपन पिट में देखे थे, बेंच फॉर्मेशन में इस टाइप का काम होता है। तो हम लोग इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बारे में जाने। ये शॉवल है, एक्सकवेटर या शॉवल इसको नाम है, फ्रंट एक्सकवेटर है। ये डंपर है, सेवरल ऑपरेशंस में है, डंपर है। यह हमारा हॉपर में डंपर अनलोड कर रहा है। ड्रिल मशीन है, डोजर है, ग्रेडर है, रॉक ब्रेकर है, ये ऑर्डर स्प्रिंग है। हमारा सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन यहाँ पे ड्रिल मशीन, डोजर, रॉक ब्रेकर, मोटर ग्रेडर, ऑर्डर स्प्रिंकलर एंड वन मोर इक्विपमेंट आप स्लोप मॉनिटर रेडर के नाम सुने होंगे। इस स्लोप मॉनिटरिंग रेडर ये इंडिया का फर्स्ट रेडर है, सर X92, जो इंडिया में पहली बार अम्पुड़ागुच्चा लेड जिंक माइंस हिंदुस्तान जिंक में यूज हुआ था। इस माइंस में इस रेडर क्या करते हैं, एक यहाँ से रे भेजते हैं जो अपोजिट वॉल को हिट करके यहाँ आता है, कंटिन्यूस उसको मॉनिटर होता है। 0.2 mm तक एक्यूरेटली आपके वॉल का कोई मूवमेंट हो तो आपका यहाँ पे जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ये जो रेडर है इससे कोई भी जो अननेसेसरी मूवमेंट हुआ है वॉल का,
ये आप ग्लोबल स्केल में ऑल रियल टाइम में इस मूवमेंट देख सकते हैं। एक माइनिंग के लिए एक सेफ्टी इक्विपमेंट है, माइंस के सेफ्टी के लिए। माइंस में जो हमारा बेंसेस है, बेंसेस में ओवरहैंगिंग अगर होता है तो उसको हम लोग ड्रेसिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्यूब्रू माइंस में बेंसेस जो है हम देख सकते हैं, ये बेंसेस को ड्रेस किया गया है, प्रॉपर ड्रेसिंग हुआ है। इस बेंसिंग का जो ड्रेसिंग होता है उसका मेन रीज़न होता है, अगर इस यहाँ पे लूज कुछ मटेरियल्स रह जाता है, धीरे धीरे अगर वेदरिंग होने के बाद इस लूज कुछ आता है तो एक हमारा बार्म भर जाता है, तो नीचे में जब कोई बेंच में काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ रोल होकर के भी हीट कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए हमारा बेंच, फाइनल बेंच जब हम लोग रखते हैं तो उसको ड्रेसिंग करना अनिवार्य है। माइंस में डिफरेंट टाइप का फेंस यूज होता है, जैसे यहाँ परमानेंट फेंस लगा दिया, माइंस में प्रोहिबिटेड एरिया लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसके अंदर किसी को जाना मना है, परमानेंटली क्लोज कर दिया। कुछ जगह में टेम्पररी फेंसिंग, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेम्पररी फेंसिंग है, इस फेंसिंग के बाहर अंदर में नहीं आना है, बाहर में ही हम लोगों को काम करना है। और कुछ जगह में जैसे माइंस में जो यूज होता है पैरापीट, इस टाइप का सेमी परमानेंट फेंसिंग है, जब जरूरत है हम लोग इसको हटा सकते हैं, बट ये बहुत सालों तक रह सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, लीगल फ्रेम के अनुसार इंडिया में कोई भी माइंस का फेंसिंग आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, ये एक कानूनन अपराध है। अगर आप ऑथराइज नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इस फेंसिंग को मूव करने का, तो आप इस फेंस को मूव भी नहीं कर सकते हैं, ये भी कानूनन अपराध है। अगर कोई ऑथराइज पर्सन ही किसी को बोले तभी वो मूव कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी फेंस को कोई मूव भी नहीं कर सकते हैं, ये कानूनन एक अपराध है। अब हम लोग वेरी ब्रीफ इंडिया का माइन सेफ्टी का जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है इंडिया में, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। मेनली 1895 में उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, इन्होंने इंडिया का माइंस की सेफ्टी के लिए, माइंस में जो लोग काम करते हैं उनका सेफ्टी के लिए लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क बनाने के लिए सोचे थे। उसी टाइम पे 1897 में कोलार गोल्डफील्ड में जो मेजर डिजास्टर हुआ था जिसमें 52 पर्सन्स का जान चला गया था, और उसके तुरंत बाद 1898 में खुस्ट कोल माइन जो पाक ऑक्युपाइड बालूचिस्तान में है, इस पाक ऑक्युपाइड बालूचिस्तान के जो खुस्ट कोल माइंस है, इस कोल माइंस में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें 47 पर्सन्स की डेथ हुआ था। इस दोनों एक्सीडेंट के बाद इंडिया में माइंस का कानून लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हुआ था, और इंडिया का फर्स्ट माइंस एक्ट जो है 1900 एक्ट में इनेक्टेड हुआ था। उसके बाद इस एक्ट जो है सस्पेंड किया और नया माइंस एक्ट 1923 में चालू हुआ। इस इंडियन माइंस एक्ट 1923 विथ सम अमेंडमेंट, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश इस इंडियन माइंस एक्ट 1923 को यूज़ कर रहे हैं। हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंट जो 1923 वाला एक्ट है, इस एक्ट को रिप्लेस किया गया जो प्रेजेंट माइंस एक्ट है 1952 के द्वारा। ये 1 जुलाई 1952 से प्रेजेंट माइंस एक्ट इन फोर्स है। इसके डिफरेंट टाइम में कुछ अमेंडमेंट है, जैसे मेजर चेंजेस जो हुआ है 1959 एंड 83 में हुआ है। इंडियन माइंस एक्ट के अंडर डिफरेंट रेगुलेशंस एंड रूल्स है, जिसमें हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट माइंस, टाइप ऑफ माइंस में अपना जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन चेंजेस होता है। कोल माइंस के लिए कोल माइन रेगुलेशन जो 2017 में बना, इससे पहले 1957 में बना हुआ था कोल माइंस रेगुलेशन, 2017 में चेंज हुआ है। ऑयल माइन रेगुलेशन भी 2017 में चेंज होकर के ऑयल माइन रेगुलेशन 2017 आया है। मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 अभी भी चल रहा है। 20 फरवरी 2020 में मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 2019 के नाम पर भी नया आया है। ये जब हमारा
फाइनल आ जाएगा तब मेटल फेरस माइंस रेगुलेशन चेंज होगा। टिल देन हम लोगों को मेटल फेरस माइंस रेगुलेशन 1960 ऑन पालन करना है। इसके अलावा माइंस में डिफरेंट रूल्स है, जैसे माइन रूल। इंडिया में हर माइंस में इस माइन रूल को पालन किया जाएगा। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, जिसके तहत आप अभी ट्रेनिंग में आ रहे हैं। माइन रेस्क्यू रूल, अंडरग्राउंड रेस्क्यू के लिए रूल एप्लीकेबल है। माइन क्रेश रूल, जहाँ पे क्रेश की आवश्यकता है वहाँ पे माइन क्रेश रूल एप्लीकेबल है। पीट बाथ रूल एंड अदर डिफरेंट रूल जो है ये माइंस एक्ट के अंदर फ्रेमवर्क किया गया है। माइंस एक्ट में ये 10 डिफरेंट चैप्टर्स है। हम लोग नेक्स्ट का जो लेजिस्लेशन वाला सेशंस है उसमें हम लोग एक्ट रूल रेगुलेशंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेंगे। अभी जस्ट हम लोग देख ले, इसमें टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें चैप्टर 5 जो है इसमें प्रोविजन एज टू हेल्थ एंड सेफ्टी, जो सेक्शन 19 से 27 से ये मेनली हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। माइंस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंस के लिए चैप्टर 4 बात करते हैं। डिफरेंट आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए चैप्टर 6, लीव विद वेजेस चैप्टर 7, इस टाइप के ये डिफरेंट चैप्टर्स में माइंस एक्ट में सारे चीज़ है। माइंस के जो कानून है, कानून फ्रेमवर्क इंडिया में अभी माइंस एक्ट 1952 में है। इसके अंडर में माइंस रूल जो है, इस रूल में जैसे आप लोग इससे पहले मेडिकल किए हैं, आपका जो इनिशियल मेडिकल टेस्ट हुआ है ये कैसे क्यों किए हैं, क्योंकि माइंस रूल में आपको लिखा हुआ है माइंस में काम करने से पहले आपको मेडिकल स्टैंडर्ड सर्टेन होना चाहिए। फॉर्म पी एंड पी ऑन के हिसाब से जो आपके स्टैंडर्ड है मेडिकल में ये आपको देखना होगा। इसके लिए आपको इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करना है चैप्टर 4A का हिसाब से। जो माइंस रूल में माइंस में जो वर्कमैन इंस्पेक्टर रहता है, जो सेफ्टी कमिटी रहता है, वो चैप्टर 4B का हिसाब से रहता है। हमारा डिफरेंट रूल्स है इसमें। ये रूल्स के बारे में हम लोग लेटर स्टेज में जानेंगे। यहाँ पे डिफरेंट जो रजिस्टर्स है, इस रजिस्टर्स को कुछ चेंजेस हुआ है माइंस रूल का, ये हम लोग नेक्स्ट सेशंस में इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशंस, इस मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 या एमएमआर 1961, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स में जैसे हमारा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कमैन, कॉम्पिटेंट पर्सन्स, ऑफिशियल्स, डिफरेंट पर्सन्स का आपका क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, इसमें हम लोग नेक्स्ट सेशंस में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। आपके माइंस में जो आप काम कर रहे हैं तो कानूनन आपको क्या ड्यूटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपको करना है, क्या आप नहीं कर सकते हैं, कानून एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ये सब भी इस एमएमआर के अंदर है, ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलिए, जैसे हमारा एमएमआर है इसीलिए कोल माइंस के हिसाब से भी कोल माइंस में जो रेगुलेशंस होता है वो कोल माइन रेगुलेशंस है। तो ये कोल माइन रेगुलेशंस 2017 का एक ग्लिम्स है, एक ओवरव्यू है। आप देख सकते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे है। चलिए, इसके बाद आपको अगर कोई कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो ज़रूर हमारा ऑफिस में आप बात कर सकते हैं, या आप हमारा जो ऑफिस में आकर के बोलेंगे, या हमारा यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके जो जवाब है ये ज़रूर आपको दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।